और आपको मैं बता दूं कि वरिष्ठ सहयोगी हमारी रोमाना खान जो है हमारे साथ एबीपी लाइव पर जुड़ गई है। रोमाना, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर। आप सुबह से देख रही हैं कि क्या रुझान चल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? तेजस्वी जो है लगातार पीछे ही आए जा रहे हैं। नहीं, अब तो कमोबेश मतलब हमने आज एबीपी न्यूज़ पर जी कवरेज सुबह जी 6 बजे जी। से शुरू की और उसके बाद 8 बजे का समय हम सब जानते हैं जब रुझान आने का सिलसिला शुरू होता है। तो वो रुझान आने शुरू हुए और उसके बाद शुरुआत में हमने देखा पहला खाता रुझानों में जो खुला है, जी। तो वो जन स्वराज पार्टी का था और ये सबके लिए बड़े हैरान करने वाली बात थी क्योंकि अगर आप बिहार की राजनीति देखें, हम्म। 2005 के बाद से बिहार की राजनीति में क्या हुआ है, गठबंधनों का दौर बिहार के अंदर चला है। चला है। 2005 वो आखिरी बिहार का चुनाव था जब रामविलास पासवान किंग मेकर बने थे और उनकी पार्टी ने 29 के आसपास सीटें जीती थी और उन्होंने समर्थन के लिए शर्त लगा दी थी कि भाई जो भी बिहार को मुसलमान मुख्यमंत्री देगा मैं उसको समर्थन दे दूंगा। इसको लेकर घेरा भी गया इस बार भी चुनाव में, भाई बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा गया कि अगर इतने ही मुसलमानों के सगे थे लालू प्रसाद यादव या आरजेडी वाले जो पूरे एम वाई समीकरण की बात करते हैं, तो उन्होंने क्यों तब किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बनवा दिया। तो कुल मिलाकर वो जो गठबंधनों का दौर था वो उसके बाद से लगातार चला। आज जन स्वराज का जब पहला खाता खुला तो ऐसा लगा क्या कोई उलटफेर होने वाला है, लेकिन उसके बाद फिर वही गठबंधन में आर पार की स्थिति और फिर तो क्लियर कट लीड लेते हुए एनडीए हमने देखा आशी। जी। और एनडीए की लीड अभी भी जो दर्शक देख रहे हैं, आप देख लीजिए किस तरीके से वो 2010 में बेस्ट मेरे ख्याल से 206 था, अब उसी के आसपास जाकर क्या ये आंकड़ा रुकेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और बहुत आप दिलचस्प बिल्कुल होगा। सही कह रही हैं कि महागठबंधन तेजस्वी यादव मेरे ख्याल से अपने बहुत ही बुरे परफॉर्मेंस में, लोएस्ट बुरे ऑफ ऑल दौर में में, है, हाँ, नहीं लोएस्ट। लोएस्ट नहीं है, थोड़ा सा दर्शकों को बताते हैं, 2010 जी। 2010 जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, जब एनडीए ने 206 सीटें जीती थी, जी। तब आरजेडी 22 सीट मिली थी, लेकिन वो चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर नहीं था, तब राबड़ी देवी आरजेडी का चेहरा थी। 22 सीटों पर तब सिमटी थी आरजेडी। जी ठीक है, मैं वापस ना जन स्वराज पर आना चाहूंगी क्योंकि हाँ। ये जो टॉपिक है ये बहुत हॉट टॉपिक हो गया था बिहार चुनाव में इस बार। और जिस तरीके से पीके उतरे थे मैदान में, हमें लगा था कि क्या पता वापस से इतिहास अपने आप को दोहराएगी और जो दिल्ली में हुआ था क्या पता इस बार बिहार में भी हो जाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, हाँ। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। कहा भी ये जाने लगा कि अरे भाई स्ट्रैटेजिस्ट आदमी है, इनको मालूम है, नब्ज पता है, ये रास्ता दूसरों के लिए बनाते हैं, अपने लिए भी बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर वो सारी चीजें जमीनी स्तर पर हमें देखने को मिली मैं नहीं। बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका जी इंटरव्यू किया मैंने अभी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। जी। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैंने उनसे यही सवाल किया, मैंने कहा भाई आपके सलाहकार रहे, आपको इतना जिताया है उन्होंने, इस बार तो वो खुद मैदान में है। तो मुझे बोले कि रोमाना, स्टेडियम के अंदर जो खिलाड़ी खेल रहा होता है वो अलग भूमिका में होता है और जो उस खिलाड़ी के लिए पीछे बैठकर रिसर्च कर रहा होता है, उसकी सपोर्ट टीम होती है, वो सपोर्ट तो कर रही होती है, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं होती है। बात मेरे दिल को लगी। और एक्चुअली आप पीके प्रशांत किशोर को लेकर देखिए, उनको लेकर ये बार-बार कहा गया कि भाई पीके चमकेंगे या फीके पड़ेंगे। तो इस बार प्रशांत किशोर तो बिहार की राजनीति में फीके पड़ रहे हैं और ग्राउंड पर भी प्रशांत किशोर को लेकर बार-बार ये कहा जा रहा था। बिहार के लोग कह रहे थे कि अभी बहुत नए हैं, अभी पके नहीं हैं, जी अभी जी। और समय चाहिए। हालाँकि प्रशांत किशोर ने एक नई तरीके की राजनीति करने की बिहार के अंदर कोशिश की। प्रशांत किशोर की तरफ से ये कोशिश की गई कि सीधे ज़मीन से जुड़े, ज़मीन के मुद्दे उठाएँ, पलायन को, शिक्षा को, रोजगार को मुद्दा बनाने की प्रशांत किशोर की तरफ से कोशिश की गई। लेकिन एक और बात है, बीच चुनाव में ऐसा भी लगा, मतलब जब वो मोमेंटम बन रहा था बिहार चुनाव का, कि उसमें प्रशांत किशोर जो है, जो ऐसा लग रहा था एक समय तक कि हो सकता है प्रशांत किशोर खुद बहुत बड़े बाजीगर ना बने, लेकिन प्रशांत किशोर खेल बिगाड़ दे, मतलब वो जी। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला मामला हो जाए। और ऐसे में खासतौर से जो सवर्ण वोटर है वो प्रशांत किशोर की तरफ आ जाए, तो नुकसान किसको होता? एनडीए को होता, क्योंकि वो सवर्ण वोटर बीजेपी का हार्डकोर वोटर माना जाता है। तो ऐसे में एक शिफ्ट प्रशांत किशोर की राजनीति में आया कि कहा तो प्रशांत किशोर हेड ऑन राजनीति में आ रहे थे। प्रशांत किशोर पहले करघर को लेकर थी उनकी चर्चा, क्योंकि जहां उनका पैतृक गांव है कोनार, वो जी। करघर में आता है, रोहतास वाला इलाका, कि वो वहां से चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन जब वो पहली लिस्ट आई 51 उम्मीदवारों वाली जन स्वराज की, तो उसमें उस सीट से रितेश पांडे का नाम, उसका ऐलान हो गया। जी। उसके बाद ये लग रहा था राघोपुर को लेकर बहुत मतलब तैयारी की गई। सस्पेंस, हाँ। हाँ बिल्कुल, नहीं सस्पेंस थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि राघोपुर में ही जाएंगे। प्रशांत किशोर कह रहे थे हम जाकर मूड देखेंगे कि ये तेजस्वी यादव को हेड ऑन लेंगे और ये मतलब मुख्य विपक्षी के तौर पर और नीतीश कुमार के कंटेंडर के तौर पर सामने प्रशांत किशोर होंगे। लेकिन प्रशांत किशोर तो बैक कर गए। प्रशांत किशोर तो ऐसा लगा जैसे बीच चुनाव में रणछोड़ दास बन गए, वो मैदान छोड़ लेकिन दिया उन्होंने। कहीं यही तो वो फैक्टर नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि प्रशांत किशोर तब से बिहार में लगे हुए हैं जब से बाकी सारी पार्टियों का ध्यान कहीं और था और वो तब से ग्राउंड पर काम कर रहे थे। तो शायद उनका खुद चुनाव ना लड़ना उनके लिए बैकफायर कर गया है।
हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि उनका खुद चुनाव ना लड़ने का फैसला, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने माहौल बनाया कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर बीच चुनाव में, मतलब जब वो मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, तो फिर वो बैक कर गए। वो राघोपुर से चुनाव में नहीं उतरे, उन्होंने राघोपुर से किसी और, उनके मेरे ख्याल से चंचल सिंह उम्मीदवार का नाम है, जो तेजस्वी यादव के सामने वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, कारोबारी हैं, होटल कारोबारी के तौर पर उनकी पहचान है, वो वहां से हैं जनसुराज की तरफ से। उसके बाद बीच चुनाव में आप कुछ कुछ बयान देखिए, मतलब कि उनसे पूछा गया आप किसको चुनेंगे, तो मैं तो नीतीश कुमार को पसंद करूंगा, इस तरीके के जो बयान आए हैं प्रशांत किशोर के, उससे ऐसा लगा कि क्या प्रशांत किशोर का पूरा जो एक नैरेटिव था वो खुद ब खुद डाइल्यूट होता चला गया। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब दूसरी पार्टी है कांग्रेस, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। अभी से थोड़ी देर पहले मैं अपने दर्शकों से बात भी कर रही थी इस बारे में कि शुरुआत कांग्रेस ने बहुत बढ़िया तरीके से की बिहार में। उन्होंने यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा, और सभी को कोशिश किया जोड़ने का, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, जो तैयारी है वो फीकी पड़ती गई। और वहीं वोटिंग के ठीक एक दिन पहले 5 नवंबर को हाइड्रोजन बम जो है राहुल गांधी ने लॉन्च कर दिया। और हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि क्या पता ये वोटिंग के ठीक एक दिन पहले है, तो कहीं ना कहीं वोटर्स पर भी इसकी जो इंप्रेशन है वो पड़े, और वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं वोट चोरी का, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। लेकिन जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं, सिंगल डिजिट पे कांग्रेस चल रही है, हमें ऐसा लग नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कांग्रेस को? आपने जो कहा ना वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने जी, निकाली, जी। मुझे ऐसा लगता है कि वो शुरुआत बढ़िया, ये शायद कांग्रेस ही सोच रही थी। हाँ। कांग्रेस, मुझे लगता है कि वो सीखना नहीं चाहती है, समझना नहीं चाहती है वो हालात को। एक होता है ना कि हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना, उसकी कमी कांग्रेस में नजर आती है। अब इसके पीछे वजह क्या है ये मुझे नहीं पता। वोटर अधिकार यात्रा आपने निकाली, आप कितने जिलों से होकर गुजरे, आपने करीब करीब पूरे बिहार को नाप डाला, लेकिन इतना चलते हुए, बिहार में इतना ग्राउंड पर रहते हुए, क्या आपको ये समझ में नहीं आया कि एसआईआर का मुद्दा या वो वोटर के अधिकार का मुद्दा जिसको लेकर आप वोटर के बीच उतरे हुए हैं, वो तो ऐसा मुद्दा है ही नहीं जिसको लेकर वोटर कोई जुड़ाव महसूस कर रहा है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि खुद उसी वोटर अधिकार यात्रा में जब तेजस्वी यादव उतरे, और उसके बाद हमने कितनी बार देखा कि राहुल गांधी जब उस यात्रा में होते थे, साथ में जब तेजस्वी यादव भी होते थे, तो राहुल गांधी बस वोट चोरी, बस एसआईआर का मुद्दा उठाते थे। तेजस्वी यादव उनको याद दिलाया करते थे कि भाई रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, क्योंकि शायद ये वो मुद्दे हैं जो तेजस्वी यादव समझ रहे थे कि बिहार का वोटर उन मुद्दों से ज्यादा कनेक्ट करता है। इसीलिए आप देखिए कि जब तेजस्वी यादव की तरफ से वो तेजस्वी प्रण जो महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, और उससे पहले भी तेजस्वी यादव ने जब घोषणाओं की झड़ी लगाई, तो तेजस्वी यादव की तरफ से नौकरी की बात की गई, तेजस्वी यादव की तरफ से महिलाओं को पैसा देने की बात की गई, मुफ्त बिजली की बात की गई, और तेजस्वी यादव बार बार ये कहते रहे कि साहब ये सारे के सारे फैसले जो अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ले रहे हैं, ये तो कॉपी सीएम है, ये तो वो तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं जिसका ऐलान महागठबंधन कर रहा है, इनके पास तो कोई सोच ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे जो महागठबंधन की एक विजन, एक सोच बिहार को लेकर है, उसी को लेकर अपनी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस जो है, क्या वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार बिहार का वोटर, उसके मन में काबा, बिहार के वोटर को क्या चाहिए, क्या जमीनी नब्ज पकड़ पाने में कांग्रेस फेल हो गई? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस पर मंथन करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि उसको ग्राउंड से कैसा फीडबैक मिल रहा है, किस तरीके के लोग उसके ग्राउंड पर मौजूद हैं, आखिरकार ये इतनी कमी क्यों आ रही है वोटर के साथ, बिल्कुल पूरी तरीके से एक कटाव, एक अलगाव कांग्रेस पार्टी का क्यों बन रहा है? सिर्फ वोट चोरी की बात कर देने से, एसआईआर की बात कर देने से, या फिर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। कांग्रेस को समझना होगा समस्या कांग्रेस के भीतर है, और समाधान भी कांग्रेस को अपने भीतर झांक कर ही ढूंढना चाहिए। मैं तो यही सलाह कांग्रेस पार्टी को दूंगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि गलत जगह गलत मुद्दे उठा दे रही है कांग्रेस, और यहीं पर जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है। अब अगला जो नाम मैं लूंगी वो है तेजस्वी यादव का। साम दाम दंड भेद सब उन्होंने इस बार चुनाव में यूज कर दिया है। मतलब मुझे लगता है कि ये जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 है, वो उनके लिए एक तरीके की अग्नि परीक्षा साबित हो रही है, क्योंकि पिछले बार भी 2020 में हमने देखा था कि किस तरीके से इनका प्रदर्शन